नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा की इस कड़ी में, इस एपिसोड में हमारे साथ आज ग्वालियर के एसपी अमित सांघी साहब जुड़ रहे हैं। अमित जी के बारे में कुछ बातें, उनसे रूबरू तो आप होंगे ही। मैं बता दूं आपको कि एक कॉम्पिटेंट अफसर, एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने करियर का लगभग 90% हिस्सा फील्ड में गुजारा है, विच इज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग थिंग। इस मायने में कि आप फील्ड में होते हैं तो फील्ड ही है जो एक पुलिस अधिकारी का द रियल वॉर बैटल है उसका, क्योंकि वही वो जगह है जहां वो अपनी पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ जनता के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है। और जिस उद्देश्य के लिए इस सेवा में वो आता है और जो अपेक्षाएं उससे रखी जाती हैं वो उनको फुलफिल करता है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अमित सांघी साहब का और बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनका करियर आगे बढ़ा है और किस तरह से वो लुक बैक करते हैं, पीछे देखते हैं तो किस तरह। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं अफसरनामा में आपका। नमस्कार अमित जी, इस कार्यक्रम में हम अक्सर यादों के झुरमुट से पीछे झांकते हैं, तो मैं भी आपको पीछे ले जाऊंगा और पीछे ले जाऊंगा आपको जबलपुर में। नर्मदा का किनारा, संस्कार धानी, और वहाँ एक नौकरशाह परिवार में ही आपका जन्म होता है। आपके पिताजी पीडब्ल्यूडी के एक सीनियर ऑफिसर रहे। कैसे याद करते हैं आप अपने स्कूल के दिनों को, ख़ासतौर से उन स्कूल के दिनों को जब ये क्लियर हो जाता है कि हमें किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ना है? यानी 15-16 साल के अमित जी क्या याद करते हैं, क्या यादें हैं वो? जी। स्कूल की यादें आप पीछे ले जा रहे हैं जी। पिताजी सर्विस में थे पीडब्ल्यूडी में, जी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एससी बने बाद में जी। और उन्हीं के साथ साथ ट्रांसफ़र होता रहा, स्कूल हमारे बदलते रहे। मुझे याद आता है कि बहुत जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मंडला ज़िले में हुई, जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है जी। मंडला के बाद कुछ समय मेरी स्कूलिंग ग्वालियर में भी हुई। ग्वालियर के बाद होशंगाबाद में एक मेजर पार्ट जो है काफ़ी 4-5 साल का फादर की पोस्टिंग वहाँ पे रही, तो वहाँ रहा। हाँ। तो इस प्रकार ये उनके साथ ट्रांसफ़र होते होते स्कूलिंग मेरी रही। और सामान्य था उस वक्त, आज से यदि 25-30 साल पहले की हम बात करते हैं तो यही कल्चर था कि जो कॉन्वेंट स्कूल और जो आजकल बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं इस तरह के नहीं थे जी। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाई होती थी। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की और बड़ा अच्छा लगता था मुझे सभी एक स्कूल का माहौल, घर का माहौल। तो फादर चूँकि सर्विस में थे और फैमिली बैकग्राउंड में अधिकांश लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मन में एक ये विचार तो शुरू से ही था कि शासकीय सेवा ही करनी है। पर स्कूल डेज़ में ये ज़रूर नहीं सोचा था कि कभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे, स्कूल डेज़ की यदि मैं बात करूँ तो। जी। मैं उसकी तरफ भी आपको ले जाऊंगा। जब कॉलेज की एजुकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हुआ राज्य पुलिस सेवा के लिए और डीएसपी के तौर पर आप चुने गए, चयनित हुए, तो क्या घर में क्या प्रतिक्रिया थी और क्या लोग ये मान रहे थे कि एक पीडब्ल्यूडी के सीनियर ऑफिसर का बेटा पुलिस में भी अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाएगा चमकदार तरीके से, बेहतर तरीके से? कि कुछ एप्रीहेंशंस भी होते हैं उन परिवारों में जहां पुलिस या सेना में जाने की एक ट्रेडिशन या लिगेसी कम होती है या नहीं होती है? जब कॉम्पिटिशन्स देने चालू किए कॉलेज ख़त्म करने के बाद, तो उस वक्त 25-30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त एक यूजीसी से एग्ज़ाम चालू हुआ था, जेआरएफ नेट का। जी। एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी। तो ये जबलपुर यूनिवर्सिटी से मुझे याद आ रहा है उस वक्त बहुत ही कम, पहला या दूसरा एग्ज़ाम ही था, वो मैंने क्लियर किया था। तो उसे क्लियर करने के बाद मुझे जबलपुर में ही एक काफ़ी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया और साथ में पीएचडी करने का भी। तो लगभग 1.5-2 साल मैं वहाँ पढ़ाता रहा और मुझे वो भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वो जॉब भी। पर होता ये था कि कंपटीशन देने हैं तो तैयारी मैं करता रहा और फिर फाइनली
जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारी जगह सिलेक्शन हो गया था, परंतु ये जरूर है कि घर में पेरेंट्स की इच्छा ये जरूर थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ कि गवर्नमेंट जॉब तो करें पर कोई और दूसरा बेटर हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फिर जो पीएससी का एग्ज़ाम था इसमें मैंने फर्स्ट चॉइस डेप्यूटी कलेक्टर जिसे हम बोलते हैं उसका भरा था। सेकंड मैंने डीएसपी का भरा था, डीएसपी की रैंकिंग में सेकंड था। आगे चल के मेरा सेकंड वेटिंग था और वो आगे चल के क्लियर हो गया। जब मेरी मिड ट्रेनिंग थी उस वक्त ये ऑप्शन मेरे पास आ गया था कि यदि मैं चाहूँ तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के और डिप्टी कलेक्टर भी बन सकता था, परंतु उस वक्त फिर यूनिफॉर्म इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो फिर मैंने विचार त्याग दिया। सर, गुरु जीवन में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला गुरु तो माता पिता ही हैं, जो हम जब से होश संभालते हैं, फिर हम स्कूल और कॉलेज में हमें गुरु मिलते हैं, और एक गुरु वो होता है जो हमारे करियर में हमारे लिए बड़ा ही पायनियर रोल प्ले करता है। तो मैं यहाँ आपके तमाम जो गुरु हैं, माता पिता, स्कूल कॉलेज के, उनको प्रणाम करते हुए सीधे आपके पुलिस महकमे के गुरु जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनके बारे में जानना चाहूँगा कि वो कौन थे। अगर आप उनका नाम लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो रेफरेंस देकर आगे बढ़ सकते हैं। और उनसे क्या महत्वपूर्ण टिप आपको मिली, या फिर गौतम बुद्ध की तरह अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं ही बनकर आगे बढ़े आप? जी नहीं, पुलिस में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। बिल्कुल ठीक कहा। आज इतना लंबा कैरियर होने के बाद भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, कई बार किसी क्राइम के डिटेक्शन में हमारा जो कई बार हवलदार रहता है वो ऐसी बातें बताता है जो हमें नहीं मालूम रहती, और उनको अपनाने से हम उस केस को क्रैक कर पाते हैं या हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील कर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, वेरी ट्रू सर जी। तो यहाँ पर पुलिस में हम ये सोच लें कि कोई गुरु नहीं है तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, और हर बार गाइडेंस लेना पड़ता है, सीनियर ऑफिसर्स का लेना पड़ता है और जूनियर ऑफिसर्स की राय भी लेनी पड़ती है। और शुरू से लेके और आज जहाँ मैं बैठा हूँ, बहुत सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स ऐसे रहे जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और जिनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं, और मैं ये बोलूँगा मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल सर, और मैं आपके इस हम्बल जेस्चर को प्रणाम करता हूँ। सर, आगे जब आप बढ़े और जब आपने आईपीएस में कदम रखने के साथ आपने ज़िले के कप्तान की भूमिका संभाली, तो एक टफ ज़िला भी आपने संभाला और वो था बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा ज़िला है जो नक्सली समस्या से प्रभावित तो है, लेकिन बीते बीते लगभग 1-1.5 दशक से वो डॉर्मेंट रहा है, वहाँ चुपचाप रहे हैं नक्सली, लेकिन उनकी गतिविधियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं। और रिसेंट पास्ट में तो हमने देखा कि बालाघाट और मंडला में कुछ वारदातें भी हुई हैं, जिससे इंटेलिजेंस अलर्ट भी है और तमाम चीज़ें। तो पुलिस कप्तान के तौर पर आप अपने, मुरैना भी एक टफ ज़िला है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़िले में कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जो हमेशा टोज़ पर रखती हैं पुलिस अधिकारी को। ग्वालियर भी मैं कहूँगा एक चैलेंजिंग सिचुएशन वाला ज़िला है। किस तरह से आप अपनी इन पुलिस कप्तान की पोस्टिंग को देखते हैं, और 24 साल आप फील्ड में रहे, कुछ इस पर भी आपकी टिप्पणी आनी चाहिए। हर जगह का जो पुलिसिंग है थोड़ी थोड़ी डिफ़र करती है, ऐसा मेरा मानना है। बालाघाट ले लें या मुरैना ले लें या ग्वालियर ले लें या हम अपना मालवा ले लें, क्योंकि लोगों के साथ, अपराधियों के साथ और क्राइम के पैटर्न के साथ पुलिसिंग भी थोड़ी सी बदलती है। जब मैं बालाघाट पहुंचा था 5 साल पहले, तो मुझे याद है वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद मैं वहाँ पर गया था। तो फोर्स का थोड़ा सा मोरल भी हल्का सा डाउन था, और वहाँ पहुंचकर लगभग करीब 1.25 साल मैं वहाँ पे एसपी रहा। तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक बहुत बड़ा फोर्स आपके साथ काम करता है, आप उसको कमांड करते हैं। जिला बल के अतिरिक्त वहाँ पे सीआरपीएफ की 2 बटालियन है, हॉक का फोर्स भी रहता है, और फोर्स का आपको हमेशा मोरल अप रखना है, और साथ ही ये भी देखना है कि हम कहीं किसी
तरह किसी कोई कैजुअल्टी हमारी ना हो जाए, और दूसरा बालाघाट एक आदिवासी जिला है जी। तो जंगलों में या गाँव में हमको लोगों को भी जोड़ना है। तो मेरा प्रयास यही रहा वहाँ पे 1.25 साल में कि हम अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँ। कम्युनिटी पुलिसिंग का मैंने वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा उपयोग किया, और मुझे बड़ी अंदर से संतुष्टि मिलती है कि उन 1.25 साल के पीरियड में कोई मेजर बल्कि एक कोई छोटा भी इंसिडेंट नहीं हुआ, और पुलिस को हमने काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर लिया था, और गांव-गांव में हमारे जो संपर्क थे बहुत अच्छे बन गए थे, और पुलिस का एक दोस्ताना जो रूप है वो गांव में हमने लाने की कोशिश की थी। मुझे ये बताइए कि 24 साल पहले जो क्राइम का पैटर्न था, हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, यानी आज से 24 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 1995 में जो हालात थे, 1994, 95 या 96 में जो परिस्थितियां थी, वो 2021 में कैसे और कितनी बदली हैं? उस समय अपराध का क्या पैटर्न रहा, और आज वो अपराध साइबर क्राइम की तरफ भी आया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या कम हुआ है कि बढ़ा है? एक छोटी टिप्पणी इस पर आपकी चाहूँगा मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ ग्वालियर से ही मैं देना चाहूँगा जी। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है कि 2009 में मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी करीब 1 साल तक रहा हूँ जी। और आज लगभग 10-11 साल बाद मैं यहाँ पर एसपी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इन 10-11 सालों में ही मैंने देखा, जब 2009 में ग्वालियर मेरी पोस्टिंग थी तो उस वक्त जो क्राइम का पैटर्न था, काफ़ी हद तक फायर आर्म्स का यूज़ करके लूट, डकैती, ये सब अपराध हुआ करते थे। सड़कों पे कभी गोलियां चलना, डकैतियां हो जाना, राह चलते वाहनों को लूट लेना, ये एक 2009 में, 8 में, 10 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था जी। परंतु आज मैं देखता हूँ कि इस तरह के अपराधों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। परंतु दूसरी तरफ जिसको हम बोल सकते हैं कि जो फ्रॉड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, हाँ, बहुत बढ़ गया। धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लोग यहाँ पर जब ज़मीनें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो पता चलता है कि किसी और ने कब्जा कर रखा है, किसी और के नाम पे रजिस्ट्री है। इस तरह की शिकायतों का जो परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेकेंडली, मेरे को लगता है जो आपने इंडिकेट किया कि ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो क्राइम का पैटर्न जो सड़कों पे हमको दिखता था उसमें कुछ कमी आई है, परंतु बैकग्राउंड में यदि हम देखें तो आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रताड़ित हो रहा है। और ये एक चेंज जो है ये मैंने ग्वालियर में पिछले 10 साल में मैं कह सकता हूँ मैंने महसूस किया। ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट, यानी हम ये मान सकते हैं कि फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं, यानी धन संबंधी वित्तीय मामलों से जुड़े अपराध जो हैं वो उनकी संख्या अलार्मिंगली बढ़ी है। ये एक बड़ी आपने ज़बरदस्त बात बताई। यौन अपराधों की संख्या, क्योंकि जिस तरह से 90 के दशक के बाद टेलीविज़न के चैनल्स आना देश विदेश के, और बाद में इंटरनेट के साथ ही मोबाइल में पोर्नोग्राफी और तमाम चीज़ें आना, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसने सेक्सुअल क्राइम या आधी आबादी पर जो क्राइम होते हैं, यौन हमले होते हैं, इसमें भी आपने कोई पैटर्न देखा कि आज से 24-25 साल पहले ये इतना भयानक या विभत्स नहीं था, या इसकी संख्या इतनी नहीं थी, आज ये बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा एक्सेस जो हमारा इंटरनेट को है, और थोड़ा सा जो एक मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, नेट नहीं था, एक फैमिली की जो गार्डिंग होती थी, माता पिता का जो वॉच होता था बच्चों के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आई है। और जी हाँ, और अब जो भी आप इसे बोलें, माता पिता बिजी हो गए, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए, बच्चों ने थोड़ा सा फ्रीडम ले लिया, तो एक ये पैटर्न चेंज हुआ जो हमारा एक जिसको बोलते हैं कि जो फैमिली का जो एक सामाजिक स्वरूप था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। माता पिता बच्चों के बीच में जो संवाद हुआ करता था आज से 25-30 साल पहले, वो संवाद बड़ा संक्षिप्त सा हो गया। और बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसके मित्र कौन से हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब
पूछने की बातें, या ये बैठ के जब शाम को सब लोग चर्चा करते थे, ये सब चीज़ों में कमी आ गई। तो इससे क्या हुआ जी। है कि कहीं ना कहीं जो किशोर वय के बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो भटक गए हैं। और ये भटकाव माता पिता तब समझ में आते हैं जब ये गलत रास्ते पे हो जाता है। तो ये तो निश्चित तौर पे मैं बोलूँगा कि इसमें इस क्राइम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और उसका एक ये बहुत अहम कारण ये है कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है, उसमें जो परिवार की भूमिका थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। सर, मैं कुछ यंग एस्पिरेंट्स जो होते हैं, चाहे वो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी हो, आप चूँकि एक मेधावी विद्यार्थी तो रही हैं अपने करियर में, और आपने इस प्रतियोगी परीक्षा को भी सफलतापूर्वक निकाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपका अच्छा खासा वाकफ़ियत आपकी रही है, आप रूबरू होते रहे हैं अपने करियर के आरंभिक दिनों में। मुझे ये बताइए ज़रा, क्योंकि बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि पढ़ाई का सही तरीक़ा क्या है, और किस तरह से उस निराशा से भी लड़ा जाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी दिन आपको बहुत अच्छा जाता है तो आप बहुत हाई लेवल पे होते हैं, और ख़राब गया तो आप एकदम लो लेवल पे आते हैं। आपका एक मूड स्विंग बराबर होता रहता है जब तक आप कॉम्पिटिशन में बैठते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? यदि आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ जाना चाहूँगा। मैं बिल्कुल सर, अनुमति की कोई बात नहीं। जी जी। मैं ये थोड़ा सा अपना खुद का ही केस बताना चाहूँगा। जब मेरी स्कूलिंग थी, मेरे से बड़ी मेरी बहन है जो डॉक्टर हैं, और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रही। उस वक्त हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, पीएमटी हुआ करती थी। तो उन्होंने एमपी में भी पहले 3 में उनकी पोजीशन थी, पीएमटी में भी पोजीशन थी जी। फिर जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज किया तो करीब उनको पूरे एमबीबीएस में लगभग 12 उनको गोल्ड मेडल मिले जी। उसके विपरीत जो मेरी स्कूलिंग थी, मैं जिसको बोल सकते हैं प्राइमरी तक तो मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था। उसके बाद मिडिल और हायर सेकेंडरी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एवरेज, एक सामान्य जो विद्यार्थी होता है उसमें अपने आप को मैं रखता हूँ। और ख़ासकर जब दीदी से घर में बात होती थी तो मुझे तो ये मान लिया जाता था कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये अक्सर होता था। हाँ। और फिर जब कॉलेज में मैं आया तो कॉलेज में कुछ स्थिति ठीक हुई, और पोस्ट ग्रेजुएट में आके अचानक से जिसको मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा मैंने स्कोर किया यूनिवर्सिटी में। फिर इनफैक्ट टॉप रैंकिंग ही आ गई मेरे 2 कोर्सेज में। और तो मैं ये बताना चाहूँगा जो भी युवा हैं वो इस बात से कभी भी ना घबराएं कि कभी हमारा स्कोर ख़राब है या कभी हमारा स्कोर अच्छा है, पर एक उनको राह तो पकड़नी पड़ेगी। एक अपना सामने एक उनको एम तो रखना पड़ेगा। तो जो स्कूलिंग थी वो मेरी साइंस की थी, और मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था, परंतु बाकी सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे नहीं थे। तो बहुत इंटरेस्ट मेरे को उस वक्त उसमें नहीं आया। परंतु जब मैंने पीजी और आगे पढ़ाई की तो मैंने आर्ट्स में शिफ्ट किया, और वहाँ जाके मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, और कॉम्पिटिशन्स में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हर व्यक्ति को, हर युवा को ये जरूर देखना है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने इंटरेस्ट से कर रहा है, या उसके ऊपर कोई दबाव है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस विषय में अच्छा कर पाओगे और किस में आपका इंटरेस्ट है। तो ये यदि आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं भी स्कूल और कॉलेज के दिनों में साइंस का स्टूडेंट रहा और संघर्ष ही करता रहा। लेकिन जब वो क्षण आया जब मैंने जर्नलिज्म का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया और सागर में वहाँ के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मेरा पत्रकारिता के पाठ्यक्रम के लिए चयन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यूरेका हो गया है, मुझे वो मिल गया, मेरे सपनों का पाठ्यक्रम जिसकी मैं तलाश में था। और अचानक से एवरेज रहने वाला एक स्टूडेंट बदल गया एक ठीक ठाक और एक अच्छे खासे विद्यार्थी में।
तो ये अंतर तो है, बिल्कुल आपने सही कहा। सर, वो जो टर्निंग पॉइंट होता है निराशा से लड़ने का, वो भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अधिकतर हम कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश हर शख्स करता है, हर इंसान करता है, लेकिन हौसला भी एक बड़ी मजबूत चीज़ होती है। तो युवाओं से क्या कहेंगे आप, जब लगातार निराशा सामने है, हम जीत नहीं पा रहे हैं, उस समय खुद को मोटिवेट करने के मंत्रास क्या होते हैं? आप भी कई बार कई जटिल केस सुलझाते हुए तमाम तरह के प्रेशर के बीच आगे बढ़ते हैं, सफलता नहीं मिलती, कैसे अपने को मोटिवेट करते हैं? इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है, मतलब इसको साइंस के रूप में तो हम नहीं ले सकते, फिर भी मेरा ये मानना रहता है हमेशा, और ख़ासकर पुलिस की सर्विस में आने के बाद तो मेरा और दृढ़ विश्वास हो गया कि किसी भी काम को करने के पीछे आपकी नीयत क्या है, आपके मंशा क्या है, आपके दिल में क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है यदि आप साफ नीयत से और पूरा एफर्ट लेके किसी काम को करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है, और अंदर से आप में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। हाँ, और ये बात आपको कोई बाहर का आदमी नहीं बताएगा, ये आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि हम इस काम को कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारी मंशा क्या है। ठीक बात है। तो जब हमको ये लगेगा कि नहीं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका भला हो जाए, या ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि ये काम हो जाए, तो अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। और जहाँ आपके मन में द्वंद्व चलेगा, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा और आपको एक क्लैरिटी जिसको है वो नहीं रहेगी, तो फिर आप को सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि ईमानदारी से यदि हम प्रयास करेंगे, ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे, प्रश्न ही नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। चलाने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, आपकी जो जीवन संगिनी हैं वो हाउस मैनेजर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट दायित्व है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी और वो भी 24 साल फील्ड में तैनाती वाला अधिकारी, तो उनके घर की देखभाल और ख़ुद उनकी देखभाल के लिए एक फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर तो अनिवार्य है, आवश्यक है। किस तरह से आप उनके कंट्रीब्यूशन को अपनी लाइफ में याद करते हैं और किस तरह से आप जीवन की ये बागडोर, मुझे लगता है कि 23-24 सालों से हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा का साथ भी आपका हो चुका हो उनके साथ, तो उनको प्रणाम करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम समझना चाहेंगे आपसे। इसको मैं यहाँ बोल तो नहीं सकता, पर मैं पुलिस में फील्ड की नौकरी, और वो भी इतनी लंबी फील्ड की नौकरी जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पे परिवार को, बच्चों को समय, आप जो क्वालिटी समय जिसे हम बोलते हैं, वो हम नहीं दे पाते। मैं एक छोटा सा वाकया फैमिली में, तो बच्चों की बाद में करूँगा। मुझे याद आता है कि जब हमारी शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, उस वक्त मैं यहाँ भिंड में प्रोबेशनर था, और मैरिज होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई, वो हुई दंतेवाड़ा में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में। जी, और जी। दंतेवाड़ा उस वक्त नक्सलिज्म वहाँ पे काफ़ी आ चुका था, जी, जी, और काफ़ी हार्ड पोस्टिंग वो मानी जाती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे दंतेवाड़ा जाना पड़ गया, और लगभग वहाँ मैं 7-8 महीने रहा। तो इस बात को अभी भी उनको लगता है मेरे घर में, तो 8 महीने तक उनको मैंने वहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ता था जंगलों में, और फिर लौट के आना पड़ता था। तो कई बार ऐसा हुआ, मुझे अभी भी याद आता है, मेरे साले साहब रेलवे में हैं, और उस वक्त वो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर थे रायपुर में। तो श्रीमती जी एक बार जबलपुर से रायपुर तक भी आ गई कि अब आप दंतेवाड़ा दूर नहीं है, यहाँ से मुझे ले जाइए। तो मैंने कहा नहीं ले जाऊँगा। तो इस बात को लेके आज तक कभी कभी जब बात होती है, हम फ्लैशबैक में देखते हैं, तो ये वो ज़रूर मुझे बोलती हैं कि शादी के बाद और 7-8 महीने तक आप दंतेवाड़ा में अपनी पोस्टिंग करते रहे और मुझे ध्यान नहीं रखा। पर ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था, पर पिछले 23-24 सालों में पूरा जो परिवार है, निश्चित तौर पे उन्होंने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, और मैं समय नहीं दे पाता, और ख़ासकर अभी पिछले 5-6 सालों में बहुत ही कम समय दे पाता हूँ, पर इसकी उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की। उनको मालूम है कि पुलिस का जॉब है, और
एसपी के रूप में बहुत ही कम समय दे पाते हैं। और बच्चों की जो पढ़ाई होती है, मुझे अभी भी लगता है कि टीचर्स कितने भी अच्छे हो जाएं, पर जो शुरू की पढ़ाई होती है स्कूलों की, वो यदि माता पिता ने ध्यान दे दिया तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्होंने जो है मेरे दोनों बच्चों का जो स्कूलिंग है, पूरी पढ़ाई इन्होंने कराई। तो वो तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाया, मुझे शायद ही कभी मैंने कभी उनकी किताब उठा के और कुछ उनसे बात की हो। तो ये तो पूरा क्रेडिट उनको मैं देता हूँ। एक सर मेरी बिन मांगी विनम्र आपको एक परामर्श तो मैं नहीं कहूँगा, निवेदन ही कहूँगा कि एक बार ज़रूर जो आपकी शरीके हयात हैं, बेटर हाफ हैं, एक बार सर दंतेवाड़ा ज़रूर ले जाइए उनको। और जो फांस बीते 23-24 सालों से 20 सालों से ज़्यादा समय से अटकी है, उनको दंतेवाड़ा एक बार घुमाइए और वहाँ की सही कहानी भी बताइए कि क्या परिस्थितियाँ थीं तब। अब तो नक्सल समस्या वहाँ भी नीचे है हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में। तो ये एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कंक्लूड करूँगा इस सवाल के साथ, क्या बच्चे भी प्रशासनिक सेवा में आने के इच्छुक हैं या उन्होंने अपनी राह कुछ और पकड़ी है और आपका पूरा सहयोग समर्थन तो होगा ही? अभी बेटा 11th में ही पढ़ रहा है और अभी तो वो प्रिपरेशन कर रहा है कि उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आगे आईआईटी या जेई कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में वो निकल जाए। और अभी पर उसके मन में प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोई बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं देखता, और मैं उसके ऊपर कोई बाइंडिंग भी नहीं करता हूँ। उसके अभी शॉर्ट टर्म गोल हैं कि अभी मेरे को 11th अच्छे से करना है, फिर 12th अच्छे से करना है। तो अगर आगे चल के उसका मन इसमें आया तो निश्चित तौर पे मेरे को अच्छा लगेगा, परंतु मेरा उसके ऊपर कभी दबाव नहीं रहेगा कि वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ही आए। उसके लिए मैंने सोचा है कि उसकी जो इच्छा होगी, अगर इंजीनियरिंग करना है या आगे कोई और उसको करना है, वो उसको मैं करने दूंगा। परंतु अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा झुकाव उसका प्रशासनिक सेवाओं के प्रति, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जी जी, चलिए सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपके जो करियर आपका आगे बढ़ रहा है और जो वर्तमान दायित्व आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अफसरनामा में। तो ये थे अमित सांगी साहब, जो 2009 बैच के आईपीएस हैं और वर्तमान में ग्वालियर एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अफसरनामा को यहीं विराम देते हुए अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।